अच्छा, जिस तरह हमने अर्ली सिविलाइजेशन कल कवर की थी, एंशियंट इजिप्ट मतलब मिस्र, एंशियंट ग्रीस, बेबीलोनियंस, सुमेरियंस और रोमन्स। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट मोस्टली आपके यूरोप, एशिया और अफ्रीका के टाइम हुई, मतलब उसके इर्द गिर्द हुई थी ना। तो अब हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही समुंदर पार अमेरिका के बड़े आज़म, मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो इन ये जो ये दूसरी सिविलाइजेशन है, इनसे इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल इनसे अलग थे। ठीक है, तारीख में तो हमारा कनेक्शन तब बना है ना, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। मतलब वो गया था यूरोप से अमेरिका, और उसने किस तरह मतलब वो एक्चुअली इंडिया को ढूंढने गया था, तो इसलिए वो वहाँ, मगर वो अमेरिका उल्टा पहुंच गया। तो मज़े की बात यह है कि इसलिए उनको इंडियंस भी कहते हैं, नेटिव अमेरिकन्स मतलब अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग, उनको भी इंडियंस कहा जाता है। उसी वजह से कंफ्यूजन है। ठीक हो गया, मगर सही लफ्ज़ नेटिव अमेरिकन्स है, क्योंकि वो अमेरिका के रहने ओरिजिनल लोग हैं, यूरोपियंस नहीं जो आए थे बाद में, कॉलोनाइजर्स जो थे, जिसमें हमने इसके ऊपर काफ़ी कुछ हद तक पढ़ भी लिया, जैसे अमेरिका बना, मतलब अमेरिका बर आज़म पे, मगर एक्चुअल जो अमेरिकन हैं वो तो वो लोग थे जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे। ठीक है, बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। तो कहने का मकसद ये है कि उधर भी एक सिविलाइजेशन उसी टाइम, जब हमारे यहाँ मिस्र था, एंशियंट इजिप्ट था, ग्रीक यूनान था, और ये रोम वगैरह थे, तो उसी टाइम ये लोग भी थे आपके, जो है ना, अमेरिका के बरियाज़म में। उसमें तीन इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन हैं, सॉरी सिविलाइजेशंस हैं आपकी। इसमें मायंस हैं, इनकाज हैं और एस्टेक्स हैं। इसी तरह उनकी कंट्रीब्यूशन थी मुख्तलिफ चीज़ों पे, जैसे हमने इरिगेशन की बात की, मिस्र की बात की, सुमेरियंस की बात की, फ्लड कंट्रोल की बात की। इसी तरह इन लोगों की भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब अपने लोगों के लिए। आप कह देना वे मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पे मायंस जो थे, उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कल्चर था। स्ट्रॉन्ग कल्चर का मतलब ये हुआ कि इनके यहाँ बहुत सारे त्योहार वगैरह थे। ठीक है, और उसी त्योहार के साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनकी अपनी थी, वो किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, वहीं डेवलप हुई। जिसमें पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी उनकी। ठीक है, जो मायन लैंग्वेज है वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो जो जो उनकी लिखाई है उसमें, जिस तरह हमारी इंग्लिश में आपके हरूफ होते हैं ना, ये लेटर्स वगैरह होते हैं, उनके यहाँ लेटर्स वगैरह नहीं होते। वो तस्वीरें और उनके ज़रिए करते हैं। ठीक है, उसमें रफली जो है ना, सिंबॉलिक सी तस्वीरें होंगी। मसलन अगर ये, जैसे अगर मैं, अच्छा नहीं, बल्कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। बेस्ट चीज़ जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली पिक्टोग्राफिक होती है, जिसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी तस्वीरें जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, और उनके अलग से आवाज़ें हैं। या खुद अपने टाइम पे आप इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं कि पिक्टोग्राफिक। और इसी तरह जो आपकी मिस्र की लैंग्वेज थी, वो हायरोग्लिफिक्स कहते हैं उन्हें, वो भी पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज ही है। तो आप कह सकते हैं उस टाइम ये कॉमन ज़ुबानें थी, और इस तरह वो जो है ना उसको करते थे। जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ, कि किस तरह ये है ना, ये परिंदा वगैरह बना हुआ है, और वो प्याले वगैरह हैं, जो भी है, तो ये आपकी पिक्टोग्राफिक लैंग्वेजेस है। अच्छा, तो इन्हीं लैंग्वेज सिस्टम की वजह से हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड ये दीवारों पे लिखी थी, उस टाइम पेपर वगैरह नहीं था, मगर एटलीस्ट क्योंकि इन लैंग्वेजेस से हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें पता चला है कि उधर उस टाइम क्या होता था, कई कहानियों का पता चला, कई वहाँ की जो सोच का पता चला। ये सारा हमें इन चीज़ों से ही पता है, चलता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं इन साइट्स में, जब डिगिंग वगैरह करते हैं, उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, उन्हें ये लैंग्वेजेस मिल सकती हैं, जिसको वो स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह हमारे पास इनका भी है एक ग्रुप। वो मशहूर हैं अपने, उनका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट सिस्टम था। मतलब सोफिस्टिकेटेड के कहने का मकसद ये, जो आपका नॉर्मल जो आता है, जिसमें मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें बादशाह होता है और उसके नीचे बहुत सारे लोग। तो इनकन्स का अपना कोई एक अजीबो गरीब सिस्टम था, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है ना नफसियाती चीज़ें की थी। नाम इस तरह कह देते हैं, तो इसलिए हम उसको सोफिस्टिकेटेड कह देते हैं कि उनके
सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट सिस्टम है। मगर एक चीज़ जो उन्होंने की थी, उन्होंने जो आप कह रहे हैं रोडें वगैरह उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई थी उस टाइम के लिए, वो पत्थर की रोडें होती थी। उन्होंने पुल वगैरह बनाए, वो भी एक बड़े रफ से ना, आपके जो माउंटेन्स होते हैं, जो आपके पहाड़ वगैरह हैं, पहाड़ी इलाके अक्सर बहुत मुश्किल होता है उधर जाना आना जाना, तो उन्होंने इसके हिसाब से रोडें और पुल वगैरह बनाई थी, तो उस लिहाज से ये बड़े मशहूर हैं कि वो उस ज़माने के लिहाज से वो बहुत ज़बरदस्त थी। फिर हमारे पास एज़टेक आ जाते हैं। इनका इनका ये था, इनके पास पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज नहीं थी, इनकी अपनी एक रिटन लैंग्वेज थी, ठीक हो गया। और उन्होंने अपना एक कैलेंडर सिस्टम भी रखा हुआ था, जो आप कह सकते हैं इन दो ग्रुप्स के पास नहीं था। तो इसलिए ये चीज़ एज़टेक जो है ना, इनसे अलग है। मतलब इनकी ये जो बात है, अलग से जो बात है वो ये है। और साथ में इन्होंने अपने फार्म लैंड्स भी बनाए, ड्रेजेस फ्रॉम मड्स फ्रॉम लेक्स, तो उन्होंने कीचड़ वगैरह से ना अपने कोई फार्म लैंड वाला कोई सिस्टम लगाया। तो ये हल्की हल्की आपको डिटेल्स पता होना तो काफ़ी आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो अमेरिका अमेरिका का बर आज़म है, मतलब जो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन, वो मायंस, इनकन्स और एस्टेक्स थी। जहाँ के हमने जो बाकी जो दुनिया के लिए, वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इवन आपने जो इंडस सिविलाइजेशन पढ़ी है, वो भी आ सकती है आपके जीडी में, मगर वो तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसका तो आपको ऑलरेडी आइडिया है। तो ये आपकी अर्ली सिविलाइजेशन होगी है, मतलब पुरानी से पुरानी, जो आपकी जो जैसा लोग बसते थे, काम वगैरह करते थे, या जो जैसा उनकी जिंदगियां होती थी। हम इसी पढ़ते हैं ना, हमें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें किस तरह आगे डेवलप हुई, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तारीख के हिसाब से। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फ्यूडलिज्म और मिडिल एजेस। अच्छा, फ्यूडलिज्म उस सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें आपका बादशाह सबसे टॉप पे होता है, जिसके पास जो ज़मीनें वगैरह उसके नीचे होती हैं, मतलब उसके हाथ में होती हैं, या उसकी प्रॉपर्टी होती है आप कह दें। और वो प्रॉपर्टी जो है, वो उनका कंट्रोल जो है, वो ज़ाहिर बात है वो अकेला तो नहीं कर सकता, तो वो नोबल्स, जो आपके जो नीचे जो वजीर वगैरह होते हैं तबका, उनको दे देता है, ठीक है। और उनके सबसे जो नीचे होते हैं वो फेजेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब काम करने वाले। बेसिकली गुलामियत ही है एक लिहाज से। तो ये सिस्टम आपका यूरोप में था, ठीक है, एग्जिस्ट करता रहा। ये था ना कि जब आपका रोम, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो कमज़ोर हो गया था, ज़ाहिर बात है। ये जो अभी हमने अर्ली सिविलाइजेशन में पढ़ा है कि इनका कैसा पूरा होल्ड था यूरोप में, और अफ्रीका अफ्रीका के जो ऊपर वाले इलाके हैं, मतलब मेडिटेरेनियन के इर्द गिर्द, वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इर्द गिर्द जो कबीले थे वो जंगजू किस्म के कबीले थे। उसमें शार्लेमाइन, पता नहीं, शार्लेमेन एक ट्राइबल रूलर था, बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसने जो है ना उनको रिप्लेस कर दिया था 1800 एडी में। और वो ईसाइयत में बिलीव करता था, तो उसने ईसाइयत फैलाई पूरे यूरोप में, मतलब इसका ये रोल बहुत बड़ा है। बाकी वो जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, वो तो उस तरह ही है, बस ये कि पेजेंट, अच्छा, हमारा टैक्सेशन वाला सिस्टम भी इधर है थोड़ा बहुत, कि पेजेंट्स वगैरह थे वो टैक्स वगैरह पे करते थे नोबल्स को, और नोबल्स जो है वो किंग को करते थे। बहरहाल उस वो अमन, तो मतलब कहने की वजह से ये पूरी यूरोप की कहानी है, और इस तरह उनका सिस्टम जो है ना, किस तरह चेंज हुआ, ठीक है। जो ये ट्राइबल लीडर शलेमान है, इसने ही जो है ना ये ईसाइयत तो फैलाई, मगर वो भी वो भी खुद बादशाह था एक लिहाज से, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म कहने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बस फ्यूडलिज्म इस सिस्टम को कहते हैं, और किस तरह यूरोप में रोम वाला सिस्टम रिप्लेस हो गया था। जो वो एग्जैक्टली जो रोमन बादशाह तो नहीं, जो रोमन एम्परर था, बादशाह तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका बहुत बड़ा होल्ड था, वो एग्जैक्टली फ्यूडलिज्म सिस्टम नहीं था, वो डिफरेंट था। इसलिए हम इसको कहते हैं ना फ्यूडलिज्म, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था मिडिल एजेस में। जो मिडिल एजेस है वो आपका टाइम पीरियड है, वो 500 टू 1500 एडी का है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है। इसका मेंशन मैंने इसलिए शॉर्ट रखा है, इसको तो ऑलरेडी आपको पता है, पता हम कुछ उनके हिसाब से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उनकी पैदाइश 570 एडी को हुई थी, और इस्लाम आया था। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, तो इसको मतलब इतना ज़्यादा को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फिर आपकी मिडिल एजेस, अगेन हम वापस मिडिल एजेस में जा रहे हैं, इसमें आपकी मुसलमानों, ठीक है, और ईसाइयों की, ठीक है, आपस में जंग होती रही यरूशलेम के ऊपर, ठीक है।
उधर जो ईसाई जो फौजी थे उनको क्रूसेडर्स कहते थे। इन्होंने जो ज़मीन मतलब उन्होंने पहले तुर्कों से ज़मीन ले ली कोई 90 साल के लिए। तो इससे ये मतलब ये आपका जो इलाका जो है फ़लस्तीन जिसको हम कहते हैं ये बेसिकली उधर हुआ था। अब क्योंकि मैंने कहा था ना कि पहले इंसानों की आपस में रिलेटिवली इतना कांटेक्ट नहीं होता था, आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं रहता था जिस तरह अभी है हमारे पास। अब तो हम जहाज़ों से ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों से करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। तो क्योंकि जब ईसाई आए थे, फौजी क्रूसेडर्स आए थे, तो जब उनका 90 साल जो है ना रूल रहा था उधर, जिसको हम फ़लस्तीन कहते हैं, वहाँ फिर वापस जो है ना मुसलमानों का कंट्रोल आ गया था। ये सलाउद्दीन के टाइम हुआ था। मगर उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हुआ था कि जो यूरोप है वो मुस्लिम दुनिया से कनेक्ट हो गया था इन अ वे, और चाइना से कनेक्ट हो गया था, क्योंकि हमारी ट्रेड चाइना के साथ थी। ठीक है, तो इनका क्योंकि ये हमवार हो गए थे उधर, तो आपको पता है जालियत वाला टाइम था, तो एनीवेज उनके हमवार होने की वजह से ये हुआ कि आपस में जो है ना ट्रेड रूट्स वगैरह आपके बन गए। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग का कोई हिसाब किताब चल गया। और ये उस टाइम था जब ये आइडिया जो जिसको हम उर्बनाइजेशन कहते हैं अक्सर ज्योग्राफी में, जब लोग गांव से शहर की तरफ मूव होते हैं, तो उस टाइम ये चीज़ हुई थी, क्योंकि लोग जो थे वो शहरों में जाते थे अपनी बेट मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, मतलब जिन्होंने पैसा वगैरह कमाना होता था, और इसी वजह से जो शहर थे उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरली जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। ठीक है, और यरूशलेम उनमें से है। यरूशलेम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब एक तो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है जो हमें पता है कि मतलब यरूशलेम क्या है, मुसलमानों उधर अलग सा है, और यहूदियों के लिए वो द डोम ऑफ रॉक वो बोलते हैं, ईसाइयों के लिए उनके हिसाब से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, तो उनका एक चर्च है, तो उसकी बड़ी जो है ना एक आप कहते हैं पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी, और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो सेंटर था, पूरा ट्रेडिंग का हिसाब किताब था उधर, और कल्चरली बहुत डाइवर्स था इसी वजह से, क्योंकि इधर मज़ाहिब के इतने वो इम्पोर्टेंस थे। बहरहाल ये आपका मिडिल एजेस का टाइम था जिसमें आपके ईसाई और मुसलमान की आपस में लड़ाई हुई थी। अच्छा, एक चीज़ जो मिडिल एजेस की जब हमने बात ही की थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि रोम गिरा था। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह एक कौम जब दूसरी कौम पे हमवार होती है, मतलब या कोई भी ग्रुप, ट्राइब, कंट्री या जो एम्पायर, किंगडम जो भी है, तो वो हमेशा उनसे नए ख्यालात वगैरह लेती है ना, मगर वो ख्यालात रिप्लेस भी हो जाते थे। हालांकि रोम ने डेमोक्रेसी वाला जो आइडिया था वो एथेनियन से लिया था, एथेंस से लिया था। जब मैंने बताया था ना रोम ने ग्रीक जो आपकी यूनान है उसको ख़त्म कर दिया था, उनको कब्जा कर दिया था, तो उनसे जो मेन चीज़ उन्होंने ली थी वो यही डेमोक्रेसी वाला आइडिया था। तो उसको फिर बाद में रिप्लेस किया एक नई आइडिया ने, नई सिस्टम जिसको हम फ्यूचरलिज्म कहते हैं। और फ्यूचरलिज्म क्या है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बादशाह टॉप पे है, उसके नीचे वजीर हैं, उसके नीचे जो है वो गुलाम है। ठीक है, और इस तरह उनका हमेशा सिस्टम चला है। टैक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, एक दफ़ा आप पॉज करके एक दफ़ा रीड भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, जब आपका मिडिल एजेस ख़त्म हो गए, ठीक है, मतलब आपकी 500 to 1500 ख़त्म हो गया पीरियड। ठीक है, इसी टाइम आपके क्रूसेड हुए, इसी टाइम आपके बादशाह वगैरह गुजरे। रेनेसांस वाला एक पीरियड था कि यही पुरानी सोच को, ठीक है, ये जो फ्यूचरलिज्म और ये जितनी भी चीज़ें ना, जाहिर बात है वक्त के साथ ख़त्म होती रही, नई आइडियाज़ आते रहे। तो रेनेसांस उधर से शुरू हुआ जहाँ इटली है, जिधर रोम था, एक जहाँ सीट थी रोम की पहले। ये 1300 से 1600, मतलब 13 to 1600 के टाइम उन्होंने नए नए आइडियाज़ लाए, साइंस, एजुकेशन और आर्ट्स में। ठीक है, इसमें यूरोप का बड़ा फ़ायदा हुआ था, यूरोप का। तो इसमें आपका जो कैथोलिक चर्च था, अभी ज़ाहिर बात है जब हम अमेरिका की हम पढ़ेंगे तो साथ में ईसाइयत के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो उसमें यही है कि जो उनका कैथोलिक चर्च था वो उसका स्प्लिट हुआ था, और उसमें एक नया ग्रुप आया था, वो उसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, एक नया फिरका था ईसाइयों का, प्रोटेस्टेंट। और इसको इसको हम रिफॉर्मेशन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिफॉर्म हुआ था उनकी, मतलब सारी बात है उनका अपना जो ईसाई मजहब है उनके हिसाब से वो सही नहीं था, तो लोगों ने इसकी नई वर्जन ले आए आप कह दें। तो क्योंकि लोग जो थे वो पोप को नहीं मानना चाह रहे थे, और उसके जो है ना, क्योंकि उसने ये सारा ये जंगे वगैरह, क्रूसेड्स वगैरह इसने पोप ने कराई थी मुसलमानों के ऊपर। मतलब मुसलमानों को वो इंसान ही नहीं समझते थे।
तो इसी सोच को लेके वो जो है ना आगे वो ये फौजी बने और उधर गए लड़े, मगर मोस्टली जो है ना वो नाकाम ही रहे। एनीवेज, फिर आ जाता है आपका एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है। अब तो हमने बात की ना, मुख्तलिफ स्टेजेस थी, अर्ली सिविलाइजेशन थी, फिर मिडिल एजेस आ गई, मतलब दरमियाना वाला टाइम आ गया, मतलब उसमें थोड़ी बेहतरी आई, फिर रेनेसांस आया, उसमें बहुत काफ़ी हद तक नई इजाद मतलब इन्वेंशंस वगैरह आई। फिर आपकी जो एज ऑफ रेवोल्यूशन आई, रेवोल्यूशन में यही हुआ था कि जो रेवोल्यूशन का मतलब होता है ना कि जब आप पुराने सिस्टम को नए नए सिस्टम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रेवोल्यूशन लाते हैं, लोग बगावत करते हैं एक लिहाज से। तो इसी जो अभी हमारा जो फ्यूचरिज्म जो था उसको ही मोस्टली इधर टारगेट हुआ था। ठीक है। जैसे अभी हमने अमेरिका की कितनी हिस्ट्री हमने कितनी डिटेल में पढ़ी है, उस टाइम ब्रिटिश क्राउन का रूल था ना, बरतानिया के बादशाह का रूल था ना, मतलब फ्यूचरिज्म का सिस्टम था, तो वो रिप्लेस हुआ था अमेरिकन सिस्टम के साथ। अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है, मजे की बात है ना, एक लिहाज से कि जो पुरानी 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 डेमोक्रेसी रिप्लेस हुई फ्यूचरिज्म में शारमेन की वजह से। ठीक है। फिर मतलब वो बादशाह था, फिर बाद में रेवोल्यूशंस आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई वो इधर यूरोप में, और उन्होंने अपना जो है बादशाह को फेंक दिया और जो है ना वो रिपब्लिक बना दी, मतलब प्रेसिडेंट ले आए। ठीक है, जो हमने पढ़ा था आगे। ऐसा ही अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था, ब्रिटिश काउंट गया, अमेरिकन डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है, जो अमेरिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और भी आपकी रेवोल्यूशन दाएं बाएं होती रही। ठीक है। इसमें मैक्सिकन रेवोल्यूशन है, जब उन्होंने स्पेन से आज़ादी ली, जिस तरह अमेरिका ने अमेरिकन रेवोल्यूशन से मतलब सॉरी अमेरिकन रेवोल्यूशन में बरतानिया से आज़ादी ली। ठीक है। तो ये आपका पूरा एज ऑफ रेवोल्यूशंस है। तो कहने का मकसद है आपकी एक ही रेवोल्यूशन नहीं थी, आपकी अमेरिकन थी, आपकी फ्रेंच थी, आपकी मैक्सिकन थी, और भी बहुत सारी होंगी जो आप मज़ीद पॉज करके एक दफ़ा इसको पढ़ लें और नेट पे सर्च कर लें, रिसर्च भी कर सकते हैं। बहरहाल आपको आइडिया होना चाहिए कि रेवोल्यूशन किस तरह काम करती है, वो यही है, पुराना सिस्टम रिप्लेस हो जाता है। और अक्सर ये सिर्फ इन्होंने सिस्टम ही नहीं रिप्लेस करना था, उन्होंने अपने पुराने ताल्लुकात ख़त्म करने थे। ठीक है, खासकर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन और जो अमेरिका के बरआज़म में रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, मुसलमानों की रेवोल्यूशन हुई थी कि वो अपनी आज़ादी लेना चाह रहे थे, वो नया सिस्टम लगाना चाह रहे थे, ब्रिटिश राज को रिप्लेस करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। ऐसा ही फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। अच्छा, ये इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं ना कि ये रेवोल्यूशन पॉलिटिकल नहीं है, इसमें हम रूल की बात नहीं करें, इसमें हम बादशाह की बात नहीं करें। ठीक है, मतलब या किसी गुलामियत के बारे में नहीं बात। इधर हम बात ज़्यादातर वो कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ आपकी वो होती है ना जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। ठीक है। क्राफ्टमैनशिप जो होती है आपकी। ठीक है। और इसने अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी हमने पढ़े थे, जो मखसूस लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी आप ऐसा कह दें कि उनके ऊपर जिम्मेदारी वगैरह होती है। ठीक है। मतलब जैसे आपके वजीर थे, जैसे हम फ्यूचरिज्म की बात की थी, तो वक्त के साथ जो था, ये जो फ्यूचरिज्म है, ये जो वजीर हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस कम होती रही, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है ना तारीख में, एक चीज़ जो सबसे कॉमन थीम रही है, इवन भी जहाँ बादशाह वगैरह होते थे। ठीक है, क्योंकि उनके उनके इर्द गिर्द चेंजेस हो रही थी, जैसा बरतानिया ने देखा कि किस तरह अमेरिका में चेंज आई, तो उनके यहाँ भी चेंजेस आई थी। मतलब इसी वजह से आज बरतानिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, फुल मोनार मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं रही, क्योंकि वक्त के साथ जब लोगों को उनको आज़ादी मिलती रही, उनको राइट्स मिलते रहे। ठीक है, जो आम लोग थे, ठीक है, उनको टैक्स वगैरह फिर पूरे हिसाब से देने नहीं पड़े। ठीक है, अब वो अपने जो अगर मसलन अगर एक बंदा मेहनत करके जो है ना अपनी एक वेल्थ बनाता है, ठीक है, पैसे वगैरह कमाता है, तो अब वो बादशाह के ऊपर नहीं रहा डिपेंडेंट, या वजीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा कि उसको उसने पूरे के पूरे ही देने हैं। वो अपनी हिफाजत कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी अपनी में और भी चीज़ें। पहले तो ये इनके पास इख्तियार ही नहीं थी ना कि वो अपनी ज़मीन रख सकते थे या अपना बैंक अकाउंट रख सकते थे या और कुछ कर सकते थे। ये तो वक्त के साथ इन्हें जब ये आज़ादी मिली, तो ये जो पुराने टाइटल्स वगैरह थे, जो पुराना सिस्टम था, वो किसी तरीके से टूटने हो शुरू हो गया था। इवन दो कि वो अभी भी मोनार्की वगैरह जैसा मैंने कहा बरतानी में एग्जिस्ट करती है, मगर वो पूरे तरीके से अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उधर काफ़ी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी, उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ठीक है। अब हर आम शहरी जो है वो अपने अपने आप से मतलब अपने हिसाब से कमा सकता है, जमा कर सकता है पैसे वगैरह।
मतलब उसको ये नहीं है कि उसको सारे के सारे अपने वजीरों को या बादशाहों को देना है, क्योंकि इन लोगों के पास इख्तियार था, इनके पास सारे ही जो है ना पैसा वगैरह था, मतलब उनके सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ और उनमें थोड़ा फर्क है, मतलब हमारा जो पुराना सिस्टम है ये उनका पुराना सिस्टम है। बहरहाल तो इसके साथ साथ आपके पास नई इन्वेंशंस भी हुई, आपके पास नया स्टीम इंजन आया, ठीक है, भाप से चलने वाली मशीनें आ गई, ठीक है, फिर बिजली से चलने वाली आ गई। इससे ये हुआ कि हमारे यहाँ जो कोई चीज़ अगर जिसको साल लगते थे बनने में, मशीनों की जरिए हम वो जो है ना चीज़ चंद महीनों में बनानी शुरू हो गए थे। मतलब आपकी जो स्पीड जो रफ्तार है वो हमेशा इम्प्रूव होती रही है ना, वक्त के साथ देखा जाए। अभी भी इवन यही केस है कि नई से नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और चीज़ें इम्प्रूव कर जाती हैं, ज़्यादा तेज़ी से बनती हैं और ज़्यादा सफाई से बनती हैं। मगर अब ये हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इधर एक जब एक नई चेंज के हिसाब से एक प्रॉब्लम भी थी उधर, वो था चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों से काम वगैरह कराना, और पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। वो सिर्फ बस काला धुआं बस छोड़ते रहते थे फिजा में, क्योंकि उन्हें उस टाइम उस ये है ना वक्त के साथ हमें चीज़ों का पता चला था, तो उस टाइम उन्हें नहीं पता था फिलहाल। अच्छा, फिर अगली चीज़ें जो हैं वो आपकी, जैसा मैंने कहा कोलंबस की बात की थी, तो आपकी एक्सप्लोरेशन वगैरह मज़ीद हुई, मतलब इन्हीं 1700 से आगे जितना आप ले जाएं इसको। कॉलोनाइजेशन तो एग्जिस्ट होती थी, ठीक है, ये जंग अजीम के बाद ही कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुई है। ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है हिस्ट्री में कि किस तरह कॉलोनीज जंग दूसरी जंग अजीम के बाद जो है ना ख़त्म होनी शुरू हुई थी। फिर अमेरिका, हालांकि अमेरिका पहले आज़ाद हुआ है देखा जाए कॉलोनाइजेशन से, ठीक है, मतलब उनकी मैं ब्रिटेन की कॉलोनी ख़त्म हो गई थी। मतलब कॉलोनीज जो हैं पूरी दुनिया में मतलब ख़त्म होनी चाहिए, गुलामियत वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अगेन वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसे यही है ना एक नॉर्मल सी थीम है जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह वक्त के साथ चीज़ें चेंज हुई बेहतरी के लिहाज से ज़्यादातर। फिर आपकी जंगें बहुत सारी हुई हैं इस टाइम, इसमें यही आपकी जो पहली जंग अजीम है, ठीक है, जिसमें नेशनलिज्म, मतलब लोग अपने मुल्क को ज़्यादा तरजीह देते थे कि अपनी कौम अपना हिसाब किताब हो, ठीक है, मतलब बाकी लोग इंसान नहीं हैं। इस फैशिज्म आप कह दें, ये हिटलर वाला जो सिस्टम था, ये इधर से ही मतलब शुरू हुआ था आप कह दें। इंपीरियलिज्म ये कॉलोनिज्म के साथ मिलता है, ठीक है, कि आप बहुत सारी कॉलोनीज आप, और इसमें आपको बड़ा फख्र हो कि भाई हमारे जैसा बरतानिया का होता था कि हमारे पास फलाने यहाँ कॉलोनी है, फलाने यहाँ कॉलोनी है। बरतानिया की एक पुरानी कहावत है बाय द वे, कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका कहने का मकसद है कि बरतानिया के पास बहुत सारी जगहों पे कॉलोनीज थी, ठीक है, गुलामियत थी, कि सूरज गुरूब ही नहीं होता था, कि आपको सूरज हर जगह हर कॉलोनी से नजर आता, मतलब उनकी एक लिहाज से अजीबोगरीब सोच थी। बहरहाल जो भी है, फिर आपकी रशियन रेवोल्यूशन है, इसमें बॉल्शेविक रेवोल्यूशन है, अगेन इसको भी थोड़ा हमने टच किया था वर्ल्ड वॉर वाली हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर टू में पता है एटम बम गिरा था, हॉलोकॉस्ट हुई थी, यहूदियों पे जुल्म हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम, ये अगेन ये हमने पढ़े हुए हैं। कोल्ड वार्स भी हमने पढ़ा है कि इसमें सुपर पावर्स और आर्म्स रेस, वही अमेरिका वर्सेस रशिया, तो ये वही थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है इधर कहानियाँ वगैरह। इसको हमें इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो आपका रह गया वो जो है ना, जो दूसरा ज्योग्राफी का पार्ट है, जो स्टेटिस्टिक्स और एनवायरनमेंट और इन चीज़ों के ऊपर है, तो इसको हम इंशाल्लाह कल ही देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, तो हमारा फिर सबक बंद हो जाता है।